हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 6 अगस्त वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज सबमिट्स रिपोर्ट ऑन फ्लड मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये कंसर्न एक्सप्रेस कर रही है एट द नेशन वाइड मेनेंस ऑफ फ्लड्स। तो आप देख सकते हो जो नेशनल लेवल पर फ्लडिंग की सिचुएशंस जो डिफरेंट स्टेट्स में देखने को मिल रही है उसी के ऊपर ये कंसर्न्स रेज किए हैं। तो क्या की कंसर्न्स है? तो सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कहा है कि जो फ्लड कंट्रोल सब्जेक्ट है ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड ही नहीं है इन एनी ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, जो कि आपका स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। किसी भी लिस्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो क्या मेंशन्ड है? तो बेसिकली ड्रेनेज एंड एम्बैंकमेंट्स मेंशन करी गई है इन द एंट्री 17 ऑफ द लिस्ट सेकेंड। तो आप समझ रहे हो, फ्लड कंट्रोल मेंशन नहीं है बट ड्रेनेज एंड एम्बैंकमेंट्स मेंशन्ड है। कौन से लिस्ट में? तो स्टेट लिस्ट में। तो अदर की कंसर्न्स क्या है? तो हाई लॉसेस एंड डैमेजेस जो फ्लड्स के कारण काउज होते हैं एवरी ईयर, ये आउटकम है बेसिकली ऑफ फेल्यूर ऑफ द फ्लड कंट्रोल पॉलिसी या मेजर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, एज वेल एज इनएडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस एंड इनइफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड डिस्पाइट नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो 1980 में लाई गई थी, नो प्रोजेक्ट फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हैज बीन एग्जीक्यूटेड सो फार। तो आप देख सकते हो वैसे तो करंट इश्यू में आपका केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रही है और ये इंपॉर्टेंट भी है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन अभी तक ये फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुई है। और क्या बेनिफिट होगा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से? तो डेफिनेटली जो एक्सेस सरप्लस वाटर होंगी इन द रिवर वो डाइवर्ट करी जाएंगी टू द लेस सरप्लस या डेफिसिट वाटर रीजन। तो इससे फ्लड कंट्रोल, ड्राउट मैनेजमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। एंड साथ ही साथ इट एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर इनंडेशन ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली। तो ब्रह्मपुत्र वैली का इनंडेशन काफी ज्यादा हो रहा है, पार्टिकुलरली इन असम ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेट होते हैं। क्या की सजेशंस बताई गई हैं? तो इन्होंने कहा है ये जो फ्लड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का जो टॉपिक है इसको कंकरेंट लिस्ट में जल्द से जल्द लाया जाए। याद रखना है कंकरेंट लिस्ट में लाने की बात करी जा रही है, सो दैट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गेट द पावर टू मेक लॉज मैनेज द फ्लड कंट्रोल अकॉर्डिंगली। एंड साथ ही साथ इन्होंने रिकमेंड किया है परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए अंडर द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट ग्रुप, और ये चेयर करी जाए यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के द्वारा विथ कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये मेंबर्स होंगे। एंड इन्होंने आर्ग्यू भी किया है कि जो सेंटर है उन्हें इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे टुवार्ड्स रिवर इंटरलिंकिंग, क्योंकि अभी जो एक सॉल्यूशन नजर आ रही है फ्लड मैनेजमेंट को एज वेल एज ड्राउट को मेनेंस के कंट्रोल करने के लिए वो है आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर आप 2-3-4 लाइन की जानकारी जरूर इकट्ठा कर ले। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑन फ्लड्स, टोटल एरिया जो फ्लड के लिए प्रोन है आप देख सकते हो 40 मिलियन हेक्टेयर। तो काफी बिग एरिया फ्लड के दायरे में आ जाएंगी या आ जाती हैं जब भी आपका फ्लडिंग का सिचुएशन आता है। तो एंड आप देख सकते हो अबाउट 80% ऑफ दिस एरिया कुड बी प्रोवाइडेड विद रीजनेबल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता है ना, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं और आपका जो मैनेजमेंट है वो हो सकता है इन 80% एरिया में। एंड लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। सेंटर इंट्रोड्यूसेस बिल टू स्क्रैप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। तो बेसिकली टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, इसके तहत अमेंडमेंट प्रपोज करी गई है टू द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मेजर्स जो इंट्रोड्यूस करी गई थी फाइनेंस एक्ट 2012 के तहत। जो 2012 का अमेंडमेंट था ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव टू चेक प्रैक्टिस ऑफ इंडियन बिजनेसेस हेल्ड अंडर एंटिटीज जो इनकॉर्पोरेटेड है अब्रॉड एंड वो अपने हैंड्स चेंज करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग ए कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया। एंड ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होने वाले थे रेट्रोस्पेक्टिवली, बट बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट रिवर्सेस
सफर कर रही हैं इन इट्स आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट कैरिन एनर्जी एंड वोडाफोन ग्रुप। ये तो आपने सुना ही होगा। अब बात करते हैं क्या फीचर्स और टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 की। तो देख सकते हो, नो टैक्स डिमांड शैल बी रेज्ड इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ सेड रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब समझते हो, फ्रॉम द प्रीवियस डेट, उस समय से किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, है ना। आपने सुना होगा ये जो कैरिन एनर्जी है, जब डिस्प्यूट हुई थी तो अल्टीमेटली क्या डिस्प्यूट थी कि प्रीवियस डेट से एक लॉ ला दी गई थी और अल्टीमेटली इसी के कारण जो कैरिन एनर्जी वाला जो डिस्प्यूट था वो रेज हुआ था। एंड आप देख सकते हो, तो नो टैक्स डिमांड शैल बी रेज्ड इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ सेड retrospective amendment for any indirect transfer of Indian asset if the transaction was undertaken before 28th May 2012। और ये जो डिमांड है ये रेज करी गई है फॉर इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स मेड बिफोर 28th May 2012, और ये नलीफाई हो जाएंगी ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। साथ ही साथ इसने प्रपोज भी किया है टू रिफंड द अमाउंट पेड इन दीज केसेस विदाउट एनी इंटरेस्ट देयरऑन। लेकिन ऑफशोर ट्रांजैक्शन जिसमें इंडियन एसेट्स जो एग्जीक्यूट करी गई हैं आफ्टर 28th मई 2012, ये टैक्सेसेबल होंगे बिकॉज देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, क्योंकि इसी 2012 को तो ये आपका फाइनेंस एक्ट लाया गया था। दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी आपका रेट्रोस्पेक्टिव का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं व्हेन वी से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, तो ये किसी देश को अलाउ करता है कि वो रूल पास कर सकते हैं ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, आइटम्स और सर्विसेज, या फिर कोई अगर डील्स होती है and charge companies from a time behind the date on which the law is passed। तो आज अगर लॉ पास हुआ तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अगर ये होगी तो ये हो सकता है इससे पहले से इसे इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर दिया जाए, है ना। तो ये होता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो देख सकते हो स्टेटस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड की बात करें तो टोटल डिमांड आपका 17 है, और ये असेसमेंट बेसिकली पेंडिंग ऑन द अकाउंट ऑफ कोर्ट स्टे ऑर्डर। तो ये जो 2 है वो आर्बिट्रेशन अवार्ड्स गिवन 4 केसेस इन आर्बिट्रेशन, ये सब है। So we have discussed about retrospective taxation. Let's move to the next article. Minister of State for Electricity and IT informs Parliament on emerging threat on cyber security। तो देख सकते हैं according to the Indian Computer Emergency Response Team, ओवर 6.07 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स ऑब्जर्व करी गई हैं, वो भी फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2021। काफी चिंता वाली बात है। और आप देख सकते हो जिसमें से 12,000 इंसिडेंट्स वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। जब हम बात करते हैं CERTIN, दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, और ये नोडल एजेंसी है जो ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट को इन इंडिया। अब बात करते हैं इश्यूज विद साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो क्या क्या इश्यूज है? सबसे पहली बात तो लैक ऑफ एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ अनकोऑर्डिनेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, है ना। तो लेस कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में देखने को मिलता है। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स IT प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो चाइनीज प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर देशों के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वाले। इनएडिक्वेट बजटरी एलोकेशन टू डील विद द साइबर क्राइम, साइबर हैकिंग, है ना। तो अब बात करते हैं भारत की तरफ से अभी फिलहाल क्या क्या स्टेप्स ली जा रही है। तो वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो रेगुलेट करती है यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड आल्सो डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। एंड आपका फिर है नेक्स्ट नेशनल साइबर पॉलिसी 2013 फॉर क्रिएटिंग ए सिक्योर साइबर इकोसिस्टम। एंड फिर है आपका नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस करेंगी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव जो 2018 में लॉन्च करी गई थी, क्या ऑब्जेक्टिव था? तो अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम, उसे स्प्रेड करना। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर सेटअप करी गई है, साइबर स्वच्छता केंद्र भी सेटअप करी गई है। और आप देख सकते हो, ये याद रखना है आपको, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ये अच्छे से याद रखना है, न्यूज में है। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम से एसोसिएटेड है, और ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एड्रेस करती है साइबर क्राइम को, और इंडिया बुडापेस्ट कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। Let's move to the next article. Report of Parliamentary Standing Committee on Water Resources on International Water Treaty या एग्रीमेंट। तो ये क्या रिपोर्ट है, क्या बातें कही गई हैं, देख सकते हो। तो जो कमिटी की रिपोर्ट है उन्होंने हाईलाइट करी है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के वाटर रिलेशंस को। तो अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान के चाइना रिलेशंस को, मतलब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को, तो देख सकते हो इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो प्रेजेंट डे प्रेसिंग इश्यू आप देख रहे हो, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, इन सब को
इन वाटर रिलेशंस एग्रीमेंट या ट्रीटी में नहीं कंसिडर करी गई थी। और ये सब आपको ही पता है कंटेम्प्रोरी और बिग इश्यूज हैं अभी के समय की। और ये जो कमिटी है इन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि आपको रीनेगोशिएट करना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी को विद द पाकिस्तान। और जब हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, तो ये वर्ल्ड बैंक के मदद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी। और किस लिए? तो फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ इंडस बेसिन। एंड व्हेन वी से इंडस बेसिन, तो इंडस एंड इंडस की ट्रिब्यूटरी आ जाती है इसमें। एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो वेस्टर्न रिवर्स इंडस के होते हैं, क्योंकि ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी में अलाउड है ना, इंक्लूडिंग द परमिशेबल वाटर स्टोरेज परमिटेड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये देख सकते हो, ये वी हैव द इंडिया एंड ये जो हमारा मैप है, और इंडस रिवर आप देख सकते हो, इंडस की ट्रिब्यूटरी और इंडस रिवर। तो इसके तहत आपको 3 वेस्टर्न रिवर हो जाते हैं, 3 ईस्टर्न रिवर हो जाते हैं। तो ईस्टर्न रिवर में आप देख सकते हो रवि, बियास, सतलज होता है। वेस्टर्न में आपका इंडस, झेलम और चेनाब 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ईस्टर्न रिवर है वो इंडिया के हक में मिला है, दैट इज योर रवि, बियास, सतलज। और जो वेस्टर्न रिवर है वो पाकिस्तान के हक में मिला है, दैट इज इंडिया, झेलम और इंडस, झेलम और चेनाब। और बेसिकली ये जो आपका वेस्टर्न रिवर है जिसको पाकिस्तान के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, उन रिवर पर भारत बेसिकली इरिगेशन सुविधा कर सकता है, along with हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स भी जनरेट कर सकता है। ये परमिशेबल है इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें अब इंडिया चाइना वाटर रिलेशंस की, तो ये जो कमिटी है इन्होंने अप्रीहेंशंस एक्सप्रेस करी हैं दो द चाइनीज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जैसे जेंगमू प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना की तरफ से, may not lead to diversion of waters, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर टू बी रिलीज फॉर रनिंग द टर्बाइंस, इसके कारण डायरनल वेरिएशन आ सकता है डाउन स्ट्रीम फ्लो में, और ये वाटर फ्लोज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के उसको इम्पैक्ट कर सकता है। इट रिकमेंडेड दैट इंडिया कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द चाइनीज एक्शंस, है ना। तो कहा गया है कि लगातार इंडिया मॉनिटर करते रहे चाइनीज के एक्शंस को, सच दैट कोई भी अगर मेजर इंटरवेंशन ब्रह्मपुत्र रिवर पर किया जाता है चाइना के द्वारा तो वो एडवर्सली इफेक्ट ना कर सके हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, इसलिए मॉनिटर करते रहना होगा। कमिटी ने एक्सप्रेस किया है सेटिस्फैक्शन दैट चाइना इज शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डाटा विद रिगार्ड टू द ब्रह्मपुत्र एंड सतलज, एंड प्रेजेंटली देयर इज नो वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। रट लेना इसे, कोई वाटर ट्रीटी इंडिया और चाइना के बीच नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आपका तिब्बत में यारलुंग जेंगबुई से कहा जाता है, और बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है और अल्टीमेटली असम वैली पर फ्लो करती है, और अल्टीमेटली बांग्लादेश के साथ वो इमर्ज होकर अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। सो ये हमने डिस्कस किया वेरियस वाटर रिलेशंस विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली योर इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नो डेथ ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजरिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कहा है। तो आप देख सकते हो एज पर द मिनिस्ट्री 2 सेपरेट सर्वेज ये कंडक्ट करी गई थी, एक तो 2013 में और दूसरा 2018 में, और इन दोनों सर्वे में ये साफ साफ निकल कर आया है नो रिपोर्ट ऑफ डेथ ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजरिंग, जबकि 941 वर्कर्स हैज डाइड सिंस 1993 while engaged in cleaning of sewers or the septic tanks। और आप देख सकते हो तमिलनाडु reported the highest number of such deaths followed by गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। एंड जो गवर्नमेंट है वो डिस्टिंग्विश करती है मैनुअल स्कैवेंजिंग को, कैसे? तो बेसिकली ये आपका कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस माना जाता है, जिसके तहत पीपल ह्यूमन एक्सक्रीटा को बाय हैंड क्लीन करते हैं एंड ऑल्सो क्लीनिंग द शेवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू इराडिकेट मैनुअल स्कैवेंजरिंग? तो आप देख सकते हो ये जो कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस है ये पहली बार बैन करी गई थी, कौन से एक्ट से? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। और 2013 में लैंडमार्क न्यू लेजिस्लेशन लाया गया इन द फॉर्म ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 ये पास करी गई थी, जो वाइडर था स्कोप में एंड ऑल्सो डील्स विद रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये भी लॉन्च करी गई थी 2007 में, और ये एक्सटेंड करी गई है लगातार फ्रॉम टाइम टू टाइम अप टू 2020 टू 21। एंड राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान नेशनल कैंपेन चलाई जाती है वर्किंग फॉर इराडिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर। सो राष्ट्रीय गरिमा अभियान याद रखना है आपको, एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, इराडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, और ये कैंपेन है। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द शॉर्टर न्यूज।
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021। तो इसे इंट्रोड्यूस करी गई है लोकसभा में, और ये जो बिल है वो अमेंड करेंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 को, और ये बेसिकली प्रोवाइड करेंगी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो बेसिकली ये जो आपका बिल है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट करेगी, ठीक है। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 है ये इनेक्ट करी गई थी टू एस्टेब्लिश एन इनकॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन वेरियस स्टेट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ इंसिडेंटल देयर टू। एंड एट प्रेजेंट आप देख सकते हो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूटी ऑफ लद्दाख में नहीं है, तो अभी सेटअप करी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर राज्यसभा पासेस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करती है प्रेसिडेंट को कि वो स्पेसिफाई करे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज में। याद रखना है आपको, प्रेसिडेंट को एम्पावर करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। फर्दर ये परमिट करती है पार्लियामेंट को कि वो मॉडिफाई कर सकती है इस लिस्ट को, दैट इज द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड एसटीज। तो याद रखना है दो इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट्स एंड यूटी एंड इट परमिट्स पार्लियामेंट टू मॉडिफाई दिस लिस्ट। एंड ये बिल है ये बेसिकली मॉडिफाई करेंगे पार्ट 18 ऑफ द शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 जो रिलेटेड है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लाइक क्या क्या किया जाएगा, तो डिलीशन ऑफ अबोर और मिशमी कमन मुजी मिशमी जिसे कहते हैं इनको इंक्लूड किया जाएगा। इदू मिशमी ट्राइब्स को तेरेवोन जिनको दिगारू मिशमी भी कहते हैं इनको इंक्लूड किया जाएगा इन लिeu ऑफ मिशमी इदू तरवान, है ना। तो नाम में बेसिकली चेंज किया गया है और कोई बात नहीं। और ये जो इंक्लूजन है मोनपा मेम्बा शर्तांग शजोलांग इन लिeu ऑफ मोम्बा, है ना। तो मोम्बा के नाम पर ये इन सबको इंक्लूड किया जाएगा, दैट्स वाई ये बिल लाई गई है। नेक्स्ट इज योर मिजोरम एंड असम इंक पैक्ट ऑन बॉर्डर हैंड्स ऑफ। तो आप देख सकते हो एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ईजिंग टेंशन एंड मेंटेनिंग टॉक्स, दोनों स्टेट ने साइन किए हैं एग्रीमेंट टू कीप देयर रेस्पेक्टिव पुलिस एंड फॉरेस्ट गार्ड्स अवे फ्रॉम द ट्रबल्ड इंटर स्टेट बॉर्डर। और आपने सुना ही होगा कि इन दोनों राज्यों के बीच अभी डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। एंड रिसेंटली देयर हैव बीन वायलेंट क्लेशेस बिटवीन द पुलिस एंड द टू स्टेट्स, तो उसी के रिस्पॉन्स में ये सब एक्शन लिए जा रहे हैं। एंड एज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यूट्रल फोर्सेस ये आपका इंचार्ज रहेंगे इन द डिस्प्यूटेड जोन। तो देख सकते हो कौन कौन से रीजन में डिस्प्यूट चल रहा है। तो असम में आपका करीमगंज हलकांडी एंड काचर, है ना, ये सब में। एंड फिर आपका जो मिजोरम में है देख सकते हो एज वेल कोलाशिब ममित, ये आपका बॉर्डर के आसपास का इलाका, यहीं पे आपका ये क्लासेस चल रही थी। नेक्स्ट इज योर यूनिक प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर गेट्स पेटेंट। तो जो केवीआईसी है इन्होंने पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाया है फॉर इट्स इनोवेटिव प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर जो डेवलप करी गई है टू रिड्यूस प्लास्टिक मेनेंस फ्रॉम द नेचर। और ये सब करेगी दो ऑब्जेक्टिव को, एक तो आपका प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट अलोंग विद क्रिएटिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। एंड ये जो प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर है ये डेवलप करी गई थी अंडर प्रोजेक्ट रीप्लान, दैट इज रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, ठीक है। री मतलब रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, रीप्लान याद रखना है। ये जो आपका प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर है ये डेवलप करी गई है अंडर प्रोजेक्ट रीप्लान। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है इंडिया में जहां पर प्लास्टिक वेस्ट को डीस्ट्रक्चर करी जाती है, डिग्रेड करी जाती है, डाइल्यूट एंड यूज करी जाती है विद द पेपर पल्प while making the handmade paper. नेक्स्ट इज योर स्मार्ट आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट, और ये इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का, किस लिए, फॉर इम्प्रूविंग सर्विसेज जो डिलीवर करी जाती हैं एट द आंगनवाड़ी सेंटर फॉर ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और ये स्पेस फॉर क्लासरूम्स इसे प्रोवाइड करती है, डिनर हॉल, किचन, स्टोर रूम, क्रिएटिव जोन, इंडोर एंड आउटडोर प्ले एरिया एज वेल। और ये जो आंगनवाड़ी सर्विसेज अंडर अम्ब्रेला आईसीडीएस स्कीम आपको पता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत है आपका आंगनवाड़ी सर्विसेज, एंड इट इज वन ऑफ द ऑनगोइंग फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट जो हमारे संविधान में भी बोला गया है डीपीएसपी में। और देख सकते हो अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 6 सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। नेक्स्ट इज योर लोकेशन बेस्ड न्यूज, तो सबसे पहला है आपका मॉरिशियस। तो मॉरिशियस ने रिपोर्ट डिनाई किया है ऑफ अलाउइंग इंडियन मिलिट्री बेस्ड ऑन एगालिगा आइलैंड। ये आपने भी अभी न्यूज सुनी होगी, है ना, कि जो मॉरिशियस है उन्होंने क्या अलाउ किया है इंडियन मिलिट्री बेस को एगाला आइलैंड पर। तो ये अभी मॉरिशियस ने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो बेसिकली
ये देख सकते हो अगलेगा आइलैंड, ये आपका मॉरिशस का आइलैंड है एंड इट इज टू आइलैंड डिपेंडेंसी ऑफ मॉरिशस, जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन में है, और इसमें आपका नॉर्थ आइलैंड आ जाती है और साउथ आइलैंड। तो देख सकते हैं नॉर्थ आइलैंड ये है, साउथ आइलैंड ये है। और 2015 में इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया था मॉरिशस के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ एगेलेगा आइलैंड। तो अभी क्या याद रखना है, एगेलेगा आइलैंड ये आपका मॉरिशस में है, और मॉरिशस कहाँ है, इंडियन ओशियन में। और बेसिकली आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये आपका साउथ ऑफ इक्वेटर है या फिर नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। नेक्स्ट इज योर बानी ग्रासलैंड। तो बेसिकली न्यूज में इसलिए आई है बिकॉज बानी ग्रासलैंड हैज बीन इनक्रोच्ड बाय इन्वेसिव ट्री स्पीसीज, एंड ये एशिया की लार्जेस्ट ग्रासलैंड है नॉर्थ वेस्ट गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना बानी ग्रासलैंड कहाँ ग्रो करी जाती है, आपका गुजरात, खासकर वेस्टर्न गुजरात जो कच्छ वाला एरिया है वहां पर। और इट इज होम टू पेस्टोरल कम्युनिटी कोल्ड मलधारी। याद रखना आपको मलधारी कम्युनिटी जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उनका एक गृह है। एंड 1960s में टू प्रोटेक्ट दिस रीजन फ्रॉम सैलिनिटी इंग्लिश फ्रॉम रन ऑफ कच्छ गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ सीड्स को ड्रॉप किया था एक्सोटिक स्पीसीज का कॉल्ड प्रोस्पेरिस यूरोफिलेरा फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर पुली चिंतला डैम, एंड बेसिकली फ्लड अलर्ट रेज करी गई है आफ्टर द गेट वाज ब्रोकन। तो ये देख सकते हो पुली चिंतला डैम, ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, कृष्णा रिवर के ऊपर, ठीक है। याद रखना आपको पुली चिंतला डैम, कृष्णा रिवर, आंध्र प्रदेश। और इसको की एल राव सागर मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, और ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो इरिगेशन के नीड्स को, हाइड्रो पावर जनरेशन को, फ्लड कंट्रोल को, इन सबको मैनेज करता है। नेक्स्ट इज योर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो आपको ही पता है रोस आइलैंड वाज रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, और ये आपका 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर है, दैट इज दिस इज योर पोर्ट ब्लेयर। यहाँ आपका पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में 2 किलोमीटर ईस्ट में आपका ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, और लेस देन स्क्वायर किलोमीटर इन साइज। और ये इनलैंड है जहाँ पर कोई भी मतलब आइलैंड है जहाँ पर कोई भी सेटलमेंट अलाउ नहीं है बाय द अथॉरिटीज, है ना। तो नो सेटलमेंट अलाउड बाय द अथॉरिटी। तो ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज आर्टिकल्स, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।